जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यदि आप भी यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, एकदम जीरो लेवल से कैसे हम लोग स्टार्ट करें, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। देखिए, इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें हमको पूरा का पूरा कितना समय लगेगा वो जानने वाले हैं। रोज़ हमको कितना पढ़ना पड़ेगा ये जानने वाले हैं। कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें ये जानने वाले हैं। अपने प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, यानी जो यूपीएससी की तैयारी है वह कैसे करें। अगला है स्ट्रेटजी क्या बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्ट्रेटजी क्या बनाएं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने घंटा पढ़ना है, सब कुछ स्ट्रेटजी में जानने वाले हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाएं और सावधानी क्या रखें। देखिए दोस्तों, वीडियो इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आप लगभग या यूट्यूब पर पहली वीडियो देखेंगे जो शून्य से यूपीएससी की तैयारी कराने वाली सबसे बेहतरीन वीडियो होगी। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरा चैलेंज है आपसे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी। दोस्तों, यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। आखिर में यूपीएससी का जब तैयारी करेंगे, अब जब हम पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर कैसे पेपर होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कितने पेपर होंगे, कौन कौन पेपर होंगे, चलिए दोस्तों सब कुछ एकदम डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वह त्रिस्तरीय एग्जाम होता है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वह त्रिस्तरीय एग्जाम होता है, यानी 3 स्टेज में यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। देखिए, तीसरे स्टेज का पहला स्टेज है प्रीलिम्स। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ता है और प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देना पड़ता है। पहला का नाम है जीएस फर्स्ट और दूसरा का नाम क्या है? सी सेट। पहला का नाम क्या है? जीएस फर्स्ट और दूसरा का नाम क्या है? सी सेट। इसको कहते हैं पेपर 1, इसको कहते हैं पेपर 2। जो सी सेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट का पूरा नाम क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। जो जीएस फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर के रहते हैं, और यह दोनों पेपर कितने समय के होते हैं? 2 घंटे के होते हैं। अगला है जो सी सेट। जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के। सी सेट में 80 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के, यानी और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें 1/3 क्या रहता है? निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब आप प्रीलिम्स को पास करते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रीलिम्स का सी सेट है या क्वालिफाइंग है। यह क्या है? क्वालिफाइंग है। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स देने की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको सी सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सी सेट ओनली 33% नंबर से क्या किया जाता है? क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? यदि जीएस फर्स्ट अच्छा से गया पेपर, सी सेट यदि अच्छा से गया, तो आप क्या करेंगे? प्रीलिम्स को क्या कर लेंगे? पास कर लेंगे। अब चलते हैं, जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेंगे तो आपका नंबर आएगा, आपका मेरिट में नंबर आएगा और आपको बुलाया जाएगा मेंस के पेपर के लिए। प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको मेंस का एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। जो मेंस होता है इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, और जो प्रीलिम्स होता है इसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। जो मेंस होता है यानी जो मुख्य परीक्षा होती है, इसमें कुल कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर। देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी क्वेश्चन रहेंगे और उसके कुछ ऑप्शन रहेंगे। लेकिन जो मेंस यानी मुख्य परीक्षा होती है, इसके 9 पेपर होते हैं, और 9 क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी इसको ये लिखने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? लिखने वाले होते हैं। अब देखिए 9 पेपर में कौन कौन पेपर होता है। देखिए दोस्तों, 9 पेपर में 4 जीएस का पेपर होता है। जीएस के कितना पेपर होता है? 4 जीएस का पेपर होता है। और ऑप्शनल का कितने
पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो 4 2 6, एक ऐसे का पेपर होता है, 6 1 7 और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लैंग्वेज में जो इंग्लिश रहता है वह कंपलसरी रहता है, और जो एक लैंग्वेज होता है वह 22 भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा इंक्लूड किए गए हैं, आप उनमें से कोई एक भाषा लेकर आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये मेंस में 9 पेपर होते हैं, 4 जीएस, 2 ऑप्शनल, एक एसे का और लैंग्वेज का 2 पेपर। ये 4 2 6 1 6 1 7 7 2 9, ये 9 को 9 पेपर क्या होते हैं, लिखने वाले होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे, जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे, उसके लिए आपको, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, आपके माइंड को चेक किया जाता है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता क्या है, आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप पर कैसे नियंत्रण बनाते हैं, आप किस सोच और समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, किस कोई भी क्रिया हो रही है तो आप उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, कितने धैर्य एवं शांति के साथ देते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है कि आपके बात करने का लहजा क्या है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इंटरव्यू। जब ये पूरा का पूरा पास कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यूपीएससी में आपका लिस्ट आएगा, नाम आएगा, यानी आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यानी आप आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए, रैंक के हिसाब से जो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप पूरा का पूरा यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझ लिए होंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, हम सिलेबस कहाँ से ढूंढें। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी सिलेबस हिंदी पीडीएफ, आप गूगल पर जाइए, आप अभी गूगल पर जाइए और सर्च करिए यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ हिंदी, यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ हिंदी। वहाँ पर जो पहला आएगा आप उस पर क्लिक करिएगा और पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपको बहुत बारीकी से और बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की एक मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आप देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो में जाइए और यूपीएससी सिलेबस की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, आप उसको देख लीजिए। और नहीं तो आप क्या करेंगे, यूपीएससी सिलेबस को क्या करेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ हिंदी यदि सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यूपीएससी की तैयारी करने में कितना समय लगेगा, यूपीएससी की तैयारी करने में कितना समय लगेगा। यदि आप 12th में हैं या आप कहीं भी हैं, आप किसी भी स्तर पे हैं, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शून्य से एकदम 0 लेवल से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो यूपीएससी का एग्जाम है वो क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है ना। ये लंबा होता है और सिलेबस भी इसका क्या है, बड़ा है, सिलेबस भी इसका क्या है, बड़ा है। लेकिन आपके अंदर जुनून है, आप यदि जिद्दी हैं, यदि आपने यूपीएससी का ठान लिया है, तो कितना समय लगेगा, 3 से 4 साल में आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। 3 से 4 साल आपको कैसे भी लग जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने में। ठीक है ना। तो यदि आपके पास 3 से 4 साल है तो आप जरूर आइए, आप कर ले जाएंगे, ये अपने साथ क्या करिए, विश्वास लेकर आइए। ठीक है ना दोस्तों। तो कितना समय लगेगा, 3 से 4 साल यूपीएससी में समय लगेगा। अब देखिए, रोज कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मैं जीरो से तैयारी करूंगा तो बताए, जब मैं मान लीजिए कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी का सोचूंगा, तो मैं सोचूंगा कि मुझे कितना साल तैयारी करना पड़ेगा, मैं रोज़ कितना मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं क्या गलती नहीं करूँ, मैं सोचूंगा ना, बिल्कुल सोचूंगा। तो वैसे ही आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, रोज़ कितना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 4 से 6 घंटा, क्योंकि आप लगभग आज भी आप इतना ही पढ़ते होंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत कितने से करना है, 4 से 6 घंटे के साथ आपको क्या करना है, शुरुआत करना है। बाद में जब आगे जाएंगे तो आपको 8 से 10 घंटा क्या करना है। वो यूट्यूब पर मत देखिएगा कि मैं 22 घंटा पढ़ाऊँ, वो अलग बात है, वो कब पढ़ा जाता है वो सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ने का बहुत बेहतरीन
तरीका है वह क्या करिए, शुरुआत 4 से 6 घंटे के साथ करिए, और जब आप आगे बढ़ेंगे यानी 3, 4, 5 महीना, 6 महीना होगा तो आप धीरे धीरे अपने टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और 8 से 10 घंटा क्या करेंगे, अपने टाइम को कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो रोज़ कितना पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत है, यदि आप एकदम बिगनर्स हैं तो आपके लिए 4 से 6 घंटा है, और जो तैयारी कर चुके हैं 1 साल हो गया है उनके लिए 8 से 10 घंटा है। ठीक है ना। तो कितना पढ़ना पड़ेगा आपको मालूम चल गया, कितना समय लगेगा ये मालूम चल गया। ठीक है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बुक कैसे पढ़ें, क्योंकि इतना बड़ा क्या है, एग्जाम पैटर्न है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो आखिर में हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, चलिए दोस्तों बताता हूँ। देखिए अब बुक क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि लोकतंत्र की विशेषता पर चर्चा करिए, तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है। जब लोकतंत्र जानेंगे तब उसके क्या आएंगे, विशेषता पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो बुक में क्या पढ़िए, सबसे पहले 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। क्या होगा, जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो जो आपकी छोटी छोटी शब्दों की जानकारी हो जाएगी, छोटे छोटे शब्दों की क्या हो जाएंगी, जानकारी हो जाएंगी। अभी मैं पूछूं कि सरकार किसे कहते हैं, अभी मैं पूछूं कि संविधान क्या होता है, अभी मैं पूछूं कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है ना। अभी मैं पूछूं कि शासन व्यवस्थाएं क्या है, तो आप शायद न बता पाएँ। संसद क्या है, उसका वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। यानी जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन तैयार होते हैं, फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट तैयार होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या करिए, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है ना। 6 से लेकर 12 तक सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बाकी किताबें भूल जानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक आप क्या कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे, जब इसकी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, इसको अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको आना है स्टैंडर्ड बुक योर। ठीक है ना। यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड बुक है वह किसका पढ़ना है उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। तो पहले 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको आना है स्टैंडर्ड बुक की ओर। ठीक है ना। तो आपको मालूम चल गया कि बुक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखिए तैयारी कैसे करें। ठीक है ना। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम की प्रक्रिया भी क्या है, लंबी है। देखिए 2 पेपर, 9, 2, 11, लगभग 12-13 पेपर इसमें क्या करना है, आपको देना है। तो आखिर में हम तैयारी कैसे करें, तो देखिए दोस्तों मेरे अनुसार एक बैच ले लें। आप बिगिनर्स हैं, आपने 10th और 12th की परीक्षा आप सेल्फ स्टडी से नहीं किए हैं। आप कहेंगे कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जब आप एक बैच लेते हैं तो बैच में एक गाइडेंस की भांति आपको एक गाइड किया जाता है, जो चीज़ें आपके लिए चाहिए वही दिया जाता है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप वो भी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। तो कोचिंग की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि वह जो चीज़ें पढ़ना रहता है वह सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं जो नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों तैयारी कैसे करें, तो एक बैच ले ले, सस्ता भी बैच ले सकते हैं, 10,000 12,000 आ जाएगा आराम से बैच। ठीक है ना। इससे भी सस्ता होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो एक बैच ले ले, सबसे पहले 8-10 हज़ार का जो भी मिलेगा आप क्या कर ले, एक बैच ले ले। उसके बाद सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी उसके बाद करना है। ठीक है ना। स्वयं के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। ठीक है ना। आपको एक गाइड की जरूरत है। ठीक है ना। और जो आपको जिस कोचिंग से आप जुड़ेंगे, जिस कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे, वो बहुत वर्षों से क्या कर चुके हैं, पढ़ाते हुए आए हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उनको सब मालूम है। लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है ना। तो तैयारी कैसे करें, एक बैच ले लें और उसके बाद क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। यदि आपके पास आप बैच के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करिए,
यूट्यूब पर बहुत सारे क्या है चैनल्स है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स है। उसकी वीडियो अगले उसका जो वीडियो है वह अगले बार में बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एकदम फ्री चैनल कौन कौन है। तो दोस्तों अगला वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, उसमें बताऊंगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब की कौन कौन सी बेस्ट चैनल है जिनसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एकदम फ्री में। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया, तैयारी कैसे करना है। यदि आपके पास पैसा है तो आप जरूर एक बैच ले लीजिए, बैच से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। ठीक है ना, हो गया ना तैयारी कैसे करें। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्ट्रेटजी कैसे बनाए। स्ट्रेटजी कैसे बनाए, इतना लंबा सफ़र है तो स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं। देखिए स्ट्रेटजी कैसे बनाए। देखिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बनाना। यूपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक बेहतरीन योजना बनाना, पढ़ने का एक बेहतरीन योजना बनाना, ताकि आप उस समय पढ़े तो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बनाएं। आप एक दिन बैठें और आप पूरे दिनचर्या को देखें कि मैं कब खाली रहता हूं, मुझे कब समय पर्याप्त मिलता है, उस समय अपने स्टडी टाइम टेबल को बनाइए। ठीक है ना। अगला चीज़ है धैर्य एवं विश्वास के साथ पढ़ें। सिलेक्शन होगा। मेरा जन्म यूपीएससी के लिए हुआ है, मैं आईएएस बन के रहूँगा। एकदम धैर्य के साथ रहे और विश्वास के साथ रहे कि मैं भी निकाल लूँगा यूपीएससी। ठीक है ना। अपने अंदर जो नकारात्मकता सोच है वो ना आने दे। ठीक है ना। तो धैर्य एवं विश्वास के साथ पढ़ें। स्ट्रेटजी में क्या बनाए, धैर्य एवं विश्वास के साथ पढ़ें। आपके पास धैर्य होना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब एक अटैम्प्ट देंगे नहीं होगा, 2 अटैम्प्ट देंगे नहीं होगा, तो आपका धैर्य क्या होने लगेगा, हिलने लगेगा, आप डगमगाने लगेंगे। तो उस समय डगमगाना नहीं है, आपको क्या करना है, धैर्य एवं विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है ना। अगला है अनुशासित रहे। जो डिसिप्लिन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकारी के अंदर एक अधिकारी जैसी झलक होनी चाहिए, उसकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो एकदम अधिकारी जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए जब कोई बात कर रहा होगा आपके समाज में, आपके सोसाइटी में जो भी कोई लड़का या कोई व्यक्ति बात कर रहे होंगे, तो आप कहते होंगे कि देखिए एकदम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि डीएम है। ठीक है ना। ये एकदम ऐसा बात कर रहा है जैसे कि एक एजुकेट की पहचान है। तो आपको वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप करना है। ठीक है ना। अनुशासित रहे। अनुशासित का मतलब कि जो आप टाइम टेबल बनाए हैं उस पर रेगुलर रहें, उस पर कंटिन्यू रहें। जो आप प्लान किए हैं आप उस प्लान को धीरे धीरे करके क्या कर लें, उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। अनुशासित रहें। अगला चीज़ देखिए आ गया कम्युनिकेशन स्किल सीखें। जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे तो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। जब कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे यानी बोलने बात करने का तरीका सीखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखेंगे, तो आपको क्या करेगा, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अंक दिए जाते हैं पर्सनालिटी और आपके कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने के तरीके पर, और आपका जो पर्सनालिटी है उस पर आपको क्या किए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज कितनी है, इतिहास भूगोल आपका कितना खतरनाक है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व कहाँ होता है, प्री और मेंस में होता है कि आपका इतिहास भूगोल कितना खतरनाक है। अगला चीज़ है न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है न्यूज़पेपर। आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपको अपडेट होना जरूरी है। आपको अपडेट होना जरूरी है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चुनौती है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। आपके अपनी स्ट्रेटजी में न्यूज़पेपर को जरूर लें। न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो भी आपका पेपर होगा, देखिए प्री होगा या मेंस होगा या इंटरव्यू होगा, तीनों में न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा क्या है, भूमिका है। अगला चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना बोलूँ उतना कम है। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक्टिव रीडिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है सबसे पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करें, पढ़ें। जैसे ये एक किताब लिया हूँ, जैसे कि एक क्या किया हूँ, एक किताब लिया हूँ। ठीक है ना। मान लो कि ये 6 का क्या है, हिस्ट्री है। मैं एक किताब लिया हूँ तो सबसे पहले मैं इसको जानता नहीं हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ें मुझे मालूम नहीं है। पहले क्या करना है आपको, एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है पहले इस चीज़ को पहले बार में क्या करें, पढ़ें। पहली बार में पढ़ें, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को क्या करें, समझें। जब आप समझेंगे तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे,
अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ा, मैं कुछ भी पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, जब एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा, तो पहले बार में पढ़ूंगा, दूसरी बार में पढ़ूंगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। जब समझ में आएंगी तो मैं क्या करूँगा, अंडरलाइंस करूँगा, और जब अंडरलाइंस करूँगा तो अब धीरे धीरे इसका क्या करूँगा, मैं नोट्स बनाऊँगा। जब नोट्स बनाऊँगा तो एक बार क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा। जब रिवीजन करूँगा तो मैं देखूँगा कि मैं जो पढ़ा हूँ वह अच्छे से पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप कहेंगे कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है पहले पढ़ें, उसके बाद बातों को समझें, उसके बाद उसको क्या करें, अंडरलाइंस करें, उसके बाद उसका नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करना है, आपको एमसीक्यू लगाना है। जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में आप कुछ भी पढ़ लिए, चट्टान पढ़ लिए, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लिए, या सौरमंडल पढ़ लिए, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ लिए, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ लिए, आप कुछ भी पढ़ लिए तो उसका उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करिए, एमसीक्यू लगाइए, ठीक है ना। एमसीक्यू लगाने के बाद आप पी/क्यू, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा किताब होना चाहिए, जिससे आपको मालूम चल सके कि यूपीएससी ने पिछले 10-20 वर्षों में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करिए, जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसका पी/क्यू लगाइए। और आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेंस को पास करने का एक ही तरीका है, आंसर राइटिंग। आप आंसर राइटिंग पर क्या करिए, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये रहा आप मेरा स्ट्रेटजी, आप जरूर इसको फॉलो करिएगा। अगला चीज़ है, आपको सावधानी क्या रखना है, आपको सावधानी क्या रखना है। जब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, इतने 3-4 साल समय दे रहे हैं और इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सावधानी भी कुछ रखना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मजाक में ना ले। जो यूपीएससी की तैयारी है, हम सब जानते हैं एकदम कुछ नहीं है, फोड़ देंगे तोड़ देंगे, ये चीज़ें नहीं है। खुशी मनाई जाती है तभी जब आपकी विजय हो जाए। जब मनुष्य की विजय हो जाए तब खुशी मनानी चाहिए, वही एक बेहतर समय होता है, ठीक है ना। तो पहले चीज़ कि आप मजाक में ना लें, आप एकदम धैर्य और विश्वास के साथ पढ़ें कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मजाक में ना लें, मैं आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ें परसों पढ़ लेंगे, आज घुमाते हैं, एक ही दिन, 2 ही दिन, 3 ही दिन, इससे ऐसे करते करते आपका कितना समय बीत जाएगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यदि आप जिद्दी हैं, यदि आप ठान लिए हैं कि यूपीएससी क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज़ सावधान रहें, मजाक न करें, खुद से और समय के साथ मजाक न करें, पढ़ाई के साथ थोड़ा भी मजाक न करें। अगला चीज़ है, डीमोटिवेटेड ना हो। आप 1-2 अटैम्प्ट देंगे या जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, जब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, जब पढ़ने में आपको बोरिंग महसूस होगा तो आप डीमोटिवेटेड होंगे, आप नर्वस फील करेंगे। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा चार्ज रहना है, हमेशा आपको एनर्जेटिक महसूस करना है अपने आप को, ठीक है ना। हमेशा माइंड को नर्वस फील ना होने दें, हमेशा एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होनी चाहिए, हमेशा यूपीएससी से बढ़ की सोच होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको सावधानी रखना है, सीमित बुक रखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और सावधानी में सबसे नंबर 1 पर रखना चाहूँगा तो वो क्या है, सीमित बुक रखें। देखिए लोग सोचते हैं कि यूपीएससी का मतलब, अधिकारी का मतलब कि एक रूम हो, एक रूम में क्या हो, कम से कम 100-200 किताबें हो, लाइट हो, पंखा हो, ये हो वो हो, फलान ठिकान, यानी कोई हमारे रूम में एंट्री करे तो ऐसे देखे तो कहे कि हाँ यही यूपीएससी के स्टूडेंट की लाइब्रेरी है, ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीमित, अपने रूम को लाइब्रेरी नहीं बनाना है। जिस दिन अपने रूम को लाइब्रेरी बनाए उस दिन से आप अपने देखेंगे कि तैयारी का आपका ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरह जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीमित बुक रखें, ज़्यादा हाव भाव के चक्कर में ना पड़े। यानी आप ये वो सुने तो वो किताब ले लिए, वो सुने तो वो किताब ले लिए। एक हो लेकिन नेक हो, एक हो लेकिन नेक हो, एक ही हो लेकिन अच्छा हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, ठीक है ना। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।